नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। शुरू करते हैं उपन्यास धूल पौधों पर का अगला भाग, जो गोविंद मिश्र जी द्वारा लिखित है। प्लीज़ आप इसे पूरा सुने, जो भी सुन रहा है तभी किसी निर्णय पर पहुँचें। तो शुरू करते हैं। धूल पौधों सोचें या धूल मन पर। इस घर में रहते हुए उसका नौकरी करते रहने का मतलब जब न पैसा उसका है न घर, भविष्य की कोई सुरक्षा नहीं, नौकरी में कमाई घर के हवाले करना, जहाँ जाकर स्वाहा, जहाँ कभी भी उससे कहा जा सकता है कि निकल जा, उस समय भी जब टिकट कटाकर कहीं जाने के लिए उसके पास एक पैसा भी ना हो। कोई स्त्री को किसी पुरुष के घर में रहना लाजमी हो कि वह जब चाहे बोल दे निकल जा। उबलती उबलती वह कभी सोच बैठती कि यह शहर छोड़कर कहीं और चली जाए, फिर बच्चे का क्या करे। बच्चे का मोह छोड़कर वह निकले भी तो कहाँ जाए। उसके न माँ बाप हैं न भाई बहन। जिस शहर से यहाँ आई थी वहाँ कौन है पिता के चचेरे भाई जो उसके विवाह में पिता की जगह खड़े हुए थे, उनसे पूछकर देखें। इसी शहर में बच्चे को लेकर बाहर कहीं रहने लगे। उतनी तनख्वाह है क्या उसकी? जब जब उसने प्रतिरोध या अपने बचाव में यह बात चलाई है, उसका पति बमक पड़ता है। तेरी इज्जत कुछ नहीं, मेरी तो है। लोग पूछते हैं यहाँ मुझे, इसी शहर में तू बाहर रहेगी तो मेरी इज्जत हो गई। अभी तो कुछ लोग ही दबे दबे कहते हैं, तब सारा शहर बोलेगा मंदिर कौन आएगा, आशीर्वाद क्यों लेंगे लोग मुझसे, मुझे उखाड़ना चाहती है। प्रेम प्रकाश को बताया तो उनका मुंह लटक गया। वह यही तो कहता है कि मुझे छोड़ दो तो छोड़ दो, मेरे बिना क्या बिगड़ा जाता है तुम्हारा। सवाल इसको या उसको छोड़ने का नहीं है। ये ध्यान से सुने प्लीज। सवाल इसको या उसको छोड़ने का नहीं है, मेरे अपमान का है, उसके अधिकार और मेरी स्वतंत्रता का है। कल वह किसी दूसरे व्यक्ति के लिए यह कहेगा, यानी कि मैं उसी के पास उठूं बैठूं जिसको वह कहे। अगर उसे नहीं पसंद तो बंद कर दूं, चाहे वह व्यक्ति मेरे लिए कितना ही अहम क्यों ना हो। मैं तुम्हारे लिए अहम नहीं हूँ। आपको नहीं मालूम तो न हो, पर मुझे तो मालूम है। तुम्हारा समय समय पर मार्गदर्शन, तुम्हारे तनाव व्यवस्था की हिस्सेदारी करना, यह सब हम कभी कभार इधर उधर मिलकर कर लिया करेंगे। तुम कह दो उससे, ठीक है नहीं मिलोगी मुझसे। लुके छिपे आपसे मिलना यह नहीं होगा मुझसे। जिसे मैं गलत नहीं मानती उसे क्यों छिपाऊं दूसरे से, क्यों झूठा वायदा करूं किसी से। प्रेम प्रकाश इतने पढ़े लिखे बौद्धिक, उनमें वह नैतिकता नहीं जो इस मामूली सी लड़की में थी, शायद जन्मजात। प्रेम प्रकाश में कभी रही होगी, पर व्यवहारिकता और पढ़ाई लिखाई बौद्धिकता ने सोख डाली। वे सफल व्यक्ति न बन गए। एक रास्ता निकल सकता था। प्रेम प्रकाश टोहने लगे। असली समस्या तुम्हारा मेरा मिलना नहीं, बल्कि शरीर को लेकर उसकी भूख है। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? बीच में ही टपक कर उसने बात को काट दिया। पहले तो तुम्हारे संबंध थे, बेशक तुम्हें कष्ट कर, क्या वे इतने असहनीय हो गए थे कि तब मेरे जीवन में आप नहीं थे। हमारे तुम्हारे बीच शारीरिक संबंध कहाँ है? एक सेक्स भर न होने से क्या होता है? आप मुझे छूते हो, चिपकाते हो, मुझे थपकाते हो, चूमते हो, आपका प्यार मुझ तक पहुंचता है। हवा बांसुरी में गुजरकर संगीत की सृष्टि करती है। बांसुरी का साफ रहना जरूरी है।
ध्यान से सुने, ये कोई गलत शब्द नहीं है। मतलब जो कैरेक्टर है इसमें, उसे एहसास चाहिए, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। चारों तरफ से जो थपेड़े खा रही है, उसे दुनिया में किसी से कोई लगाव मिला ही नहीं है। प्यार वाला एहसास उसे किसी से मिला ही नहीं है। तो यहाँ पे वो गलत नहीं है। जिस उम्र दराज के वो कवि हैं, वो उनसे वो बोल रही है, क्या सेक्स ही सब कुछ होता है लाइफ में? ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी ज़िंदगी है, जिसे इन शारीरिक संबंधों का चश्मा उतार कर देखें तो वो ज़्यादा खूबसूरत है। वो टाइम कुछ ही समय का होता है, लेकिन वो सुख नहीं देता है जो ज़िंदगी भर तुम महसूस करने का सुख ले सकते हो। कंटिन्यू करती हूँ। उस आदमी का छूना ही मुझे कलुषित करता है। मुझे लगता है मैं वेश्या हो रही हूँ। पर पहले तुम दोनों का शारीरिक संबंध था, तुम्हारा बेटा है। मैंने कभी एक क्षण के लिए भी शरीर का सुख, उसका कोई पक्ष महसूस नहीं किया, सदा सहा। पहले मैं इस तरह सोचती भी नहीं थी। मैं तुम्हारे जीवन में न आया होता तब क्या तुम किसी और वजह से भी ऐसा महसूस कर सकती थी? हाँ, जब भी उसके लिए मेरा मन इस तरह का हो जाता, शरीर की जिस छुअन को मन का आधार न मिला हो, वह वेश्यावृत्ति का ही आचरण है, जो पुरुष समाज में आज भी है। क्या सभी विवाहित स्त्रियों का मन अपने पति में होता है? वे वेश्यावृत्ति करती हैं। कुछ का पूरा जीवन निकल जाता है, मेरा तो थोड़ा ही निकला है। ये निश्चय ही सत्य है। शास्त्रों में पत्नी के लिए आचार संहिता में कहा गया है कि वह पलंग पर पति की प्रेमिका की तरह आचरण करे। प्रेमिका की तरह न, प्रेमिका तो नहीं हो सकती जब तक मन में प्यार का फूल नहीं खिला, यानी कि दिखावा। वेश्याएं भी तो यही करती हैं। ये आचार संहिता वगैरह सब पुरुषों के बनाए हैं। ये भी सच है कि सारी संहिताएं पुरुषों ने ही लिखी हैं। कोई संहिता स्त्री की उठाई हुई देखो तो अनुभव हो आपको। संविधान का हर कानून भी तो पुरुषों के द्वारा बना है, लेकिन ये भी एक पुरुष हैं जिन्होंने धूल पौधों पर एक उपन्यास लिखा है। ये किसी स्त्री का महसूस किया हुआ नहीं, ये वो एक इतने अच्छे स्पष्टवादी इंसान हैं जिन्होंने इसे रचा है। कंटिन्यू। नहीं, पतियों के लिए भी आचरण संहिता है। तो आज के पति करें तो वैसे आचरण। कोई विवाहिता स्त्री बेवजह नहीं बाहर निकलती, नौकरी के लिए भी नहीं। वह पूर्णता घर में तलाशती है और किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाने से के पहले तो वह कैसे कैसे अंतर्द्वंद से गुजरती है। यह भी तो हो सकता है कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, मैं न करता हूँ। नहीं, आप जानते हैं ऐसा नहीं है। प्रेम जैसा तुम समझती हो वैसा तो नहीं ही करता। तुम प्रेम की खातिर सब कुछ तहस नहस कर देने में विश्वास करती हो। मैं नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जीवन में प्रेम ही सब कुछ नहीं होता। साथ रहने चलो तो एक दूसरे से ही उकता जाते हैं लोग, और तब जो एकाकीपन उठता है उसे झेल नहीं पाते। टॉलस्टॉय की एन्ना करनीना अंत में आत्महत्या कर लेती है। ये किस्से कहानियाँ सब पर लागू नहीं होते। मैं किताबों की एन्ना या फला नहीं हूँ। आज की सदी में जन्मी हाड़ मास की एक लड़की हूँ। पर वह छोड़िए, मैं आपसे आपको मांगने नहीं आई, सलाह लेने आई हूँ। उसने एक हफ्ते में मुझे घर छोड़ने को कहा है, मैं छोड़ देना चाहती हूँ। ऐसी बातें गुस्से में निकल जाती हैं मुँह से, फिर पति पत्नी में यह सब होता रहता है। ये लीपापोती करना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं इस घर को एक हफ्ते में छोड़ना चाहती हूँ, जो उसने कहा है।
अपने स्वभाव का गुरूर तो है तुम्हें, पर खुद को नहीं देखती कि तुम कितनी अशक्त हो। क्या कर सकती हो? एक जगह नहीं तुम्हारे पास जहाँ जा सको, कहाँ जा सकती हो? वही तो आपसे पूछने आई हूँ। उसके बाएं होठ ने थोड़ा फैलाकर एक तरफ गाल में एक रेखा खींची थी। उसमें व्यंग था। कैसे कह रही हो? बोलो अब। मैं अपने चाचा के पास चली जाऊं, वे जो मेरे पिता की गैर नामौजूदगी में मेरे विवाह के समय खड़े हुए थे। पहले तो वे तुम्ही से पूछेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ। तुम्हारे पति से बात करेंगे, वह शिकायत करेगा शरीर नहीं देती, दूसरों से संबंध है। बस एक इसी बात पर चाचा भी तुम पर दोष मढ़ देंगे, यह तो बड़ा जुल्म किया तुमने उस पर। वह आहत पार्टी हो जाएगा। फिर वे सलाह देंगे पति का घर न छोड़ो, अब वही तुम्हारा घर है, तुम्हारा सब कुछ उसका है, औरतें इसी तरह रहती हैं, आदि आदि। तुमने जिद की, कहा कि तुम वहाँ नौकरी कर लोगी। वे 10-15 दिन तुम्हें रख लेंगे, उसके बाद तुम्हें लेकर चाचा के परिवार में भी कलह शुरू हो जाएगी, तुम आजिज होकर चल दोगे। इस सब के बाद मैं उस घर में तो नहीं रह सकती, तो ठीक है, बाहर किराए का एक छोटा सा घर ले लो, बच्चे को लेकर वहीं चली जाओ। मैं इस शहर में नहीं रहना चाहती। तुम जो चाहती हो वह हमेशा तो नहीं हो सकता। हाँ, क्यों हो? मुझ में है ही क्या? उसकी आंखों के कोरों में बड़ी बड़ी बूंदें चमकने लगी थीं। प्रेम प्रकाश फिर परवश से हो आए थे, जैसे उनके सामने अक्सर वो हो जाया करते थे। अपनी झिड़क नाराजगी उन्हें बहुत ही छिछली हरकत करने लगती जैसी दिखती थी। क्या तुम्हारे आत्मसम्मान के यह खिलाफ होगा अगर तुम अपने पति से कहो कि तुम घर से निकलने से इनकार करती हो? बिना तलाक के तुम्हें नहीं निकाला जा सकता, पर मैं खुद नहीं चाहती वहाँ रहना। सुनो तो, तुम उससे यह कहो कि तुम निकल जाओगी, पर अपनी मर्जी से निकलोगी, अपनी सुविधा अनुसार। जब तुम्हें किसी दूसरे शहर में नौकरी मिलती है कि तुम उसके एक हफ्ते वाले फरमान को मानने से इनकार करती हो। कहो कि तुम इसी शहर में किसी और मकान में जा सकती हो, पर उससे उसकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचेगा, तो इस खातिर उसे भी धीरज रखना चाहिए। जैसे ही तुम्हें कहीं बाहर की नौकरी मिली। प्रेम प्रकाश का यह प्रस्ताव उसे अपने आत्मसम्मान के अनुकूल लगा। सच के करीबी भी युवा गुरु की तो नहीं, पर घर की प्रतिष्ठा का तो उसे ख्याल हमेशा से ही था। आखिर गृहिणी थी। यह भी सोचने की जरूरत नहीं थी कि प्रेम प्रकाश इस बीच बाहर नौकरी के लिए कोशिश करेंगे। नई नौकरी, स्कूल की, नया शहर, नया घर, ससुराल वाले बड़े घर के मुकाबले यहाँ एक किराए का कमरा ही था। रहने वाले 4 की जगह अब वह अकेली थी। सब पीछे छूट गए, प्रेम प्रकाश भी। फोन पर बातचीत हो जाती प्रेम प्रकाश से, उस आदमी से भी जिसे उसका पति कहा जाता है। युवा गुरु सोचता था कि वह जा ही नहीं सकती। एक लड़की जिसने कभी रेल में अकेले सफर भी न किया हो, वह नए शहर में अकेली कैसे रहेगी? और नौकरी भी क्या करेगी? मिल भी गई तो तनख्वाह इतनी कहाँ से होगी कि उसका खर्च चल सके? अकेली डरेगी, युवा गुरु के बिना उसका नहीं चलेगा। यही तो दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि जो औरत तुम्हारा पूरा घर संभाल सकती है, क्या वो खुद को नहीं संभाल सकती है? वह सोचती थी कि शायद वो लोग उसे न जाने दें, जबरदस्ती रोक लें, लेकिन युवा गुरु ने सबके सामने कहा था निकल जा, तो वह रोकना उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ जान पड़ता था। माँ बाप बेटे का मुंह देखकर चलते थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। जब उसने सिर्फ सूचना दी कि फला शहर में उसे नौकरी मिल गई है और वह उस शहर में उस तारीख को ज्वाइन करने जा रही है। प्रेम प्रकाश की मदद से उसने चुपचाप आरक्षण करवा लिया था। वहाँ फिलहाल रहने के लिए एक लड़कियों का हॉस्टल भी मिल गया था।
आगे वह स्वयं कर लेगी। रास्ते खुलने लगे क्योंकि वहाँ वह अपने फैसले खुद कर सकती थी। हॉस्टल में बहुत गिचपिच था, इसलिए एक परिवार के घर का बाहरी कमरा किराए पर ले लिया। प्रेम प्रकाश ने चलते समय कुछ रुपए दिए उसमें और फिर अपनी तनख्वाह से ज़रूरत की चीज़ें ली, मोबाइल भी। उन लोगों को नंबर भी बता दिया, लेकिन उधर से कोई फ़ोन नहीं, जैसे तय किए बैठे हों कि हार कर यहीं लौटेगी और कहाँ जाएगी। प्रेम प्रकाश करीब करीब रोज फ़ोन करते थे, धीरज से उसकी सब बात सुनते थे। अंत में अधिकतर एक ही बात, तुम बेहतर सोच सकती हो, निर्णय अब तुम्हें ही लेना है। दरअसल वे उसे एक काम करने वाली, तर्क बुद्धि से सोचने वाली, प्रैक्टिकल, आत्मनिर्भर महिला के रूप में देखना चाहते थे। वे उसकी भावुकता में नहीं बहते थे, वह जरूर बहती चली जाती थी। उसे अकेलापन सालता, वह रोती तो वे सांत्वना देते, समझाते कि जल्दी ही वहाँ उसकी जान पहचान बढ़ जाएगी, फिर वहाँ अच्छा लगने लगेगा। बच्चे से बात करने की जबरदस्त हूक उठती थी। माँ इसी जगह पे सबसे ज़्यादा कमज़ोर पड़ती है औरत तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए, कि वो दुनिया के हर सुख सुविधा, हर चीज़ को त्याग देती है अपने बच्चे के लिए। हर दर्द, तकलीफ़, मान अपमान सब कुछ सह जाती है अपने बच्चों के लिए, जो कि एक मर्द ना के बराबर कर सकता है। घर में कोई फ़ोन उठाता, वह बच्चों को बुलाने को कहती तो कोई न कोई बहाना, वह फलां के घर गया है, वह खेल में मगन है, अभी मैदान में खेल रहा है, यहाँ कोई नहीं जो बुलाने आए। कभी बुलाने जैसा दिखाकर कह दिया, थोड़ी देर में कर लेना। वह फिर फ़ोन करे तो सूखा सा, वह अभी नहीं आया। कभी तो वे यह भी कहते कि बेटे से कहा पर वह नहीं आ रहा है, कहता है मुझे बात नहीं करनी। कभी बुलाते हैं कहकर फ़ोन लटका दिया जाता है, वह फ़ोन पर हेलो हेलो करती रहती है। बिल बढ़ रहा है, वह छूछा फ़ोन पकड़े हुए है। साफ दिखता था कि युवा गुरु ही सबको हिदायत दी थी कि कोई ज़रूरत नहीं उससे किसी से बात करने की। ऐंठ कर गई है तो भुगते, जबकि उसके जाने का कारण उसकी नहीं पति की ऐंठ थी। एक बार बेटे ने ही फ़ोन उठाया तो पता चला कि उसे कोई बताता नहीं कि माँ का फ़ोन है। उसका भी मन होता है बात करने का। उसने बेटे को अपना नंबर लिखा दिया, समझा दिया कि 0 लगाकर फ़ोन कर लिया करे। एक आध बार उसका फ़ोन आया भी, फिर आना बंद। फिर जब बेटा फ़ोन पर टकराया तो उसने बताया, लगता नहीं युवा गुरु ने बच्चे को फ़ोन करते देख लिया था, उसने फ़ोन का STD ही कटवा दिया। ज़रूरत पड़ती थी तो उसके पास अपना मोबाइल था ही। आज के लिए बस इतना ही। इसे बहुत समझने की ज़रूरत है, मतलब आरोप प्रत्यारोप कम, लेकिन समझना चाहिए, जिसकी आज भी इस समाज को ज़रूरत है। धन्यवाद।